स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है शीत युद्ध का दौर, जिसका नया नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और पिछली वीडियो में हमने शीत युद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न और एक टॉपिक है आपका नई आर्थिक विश्व व्यवस्था, इससे संबंधित सभी प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित कुल 6 से 7 प्रश्न बनते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें से आपके 1 मार्क्स के भी प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस के भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स के जो हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है इसके बारे में। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियाँ, कौन सी, एक महाशक्ति अमेरिका और एक सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियों में शामिल ना होना तथा तीसरे विकल्प के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। यानी कि कोई देश, कोई, मान लीजिए भारत की अगर हम बात करें, अगर भारत सोवियत संघ या अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहता है तो ऐसे में तीसरे विकल्प के रूप में, दोनों ही महाशक्तियों में ना शामिल होने के बाद तीसरे विकल्प के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ, जिसका उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों के नाम बताइए। यानी कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था इसमें मुख्यतः कौन कौन से देश सम्मिलित थे। ठीक है, तो इसमें जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इसमें जोसेफ ब्राज टीटो युगोस्लाविया से, जवाहरलाल नेहरू जी भारत से, ठीक है, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, और सुकर्णो इंडोनेशिया से, एनक्रुमा घाना से। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो सम्मिलित देश थे उनका नाम है यहाँ पे। ठीक है, युगोस्लाविया से हैं जोसेफ ब्राज टीटो, जवाहरलाल नेहरू जी भारत से हैं, और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, सुकर्णो इंडोनेशिया से, एनक्रुमा घाना से। अब इन सभी को अलग अलग से आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में कि कौन कहाँ से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित था। ठीक है, तो ये था 1 मार्क्स का प्रश्न। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे 2 नंबर में और 4 नंबर में दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न का आंसर जो है वो 2 और 4 नंबर में ही लिखा हुआ है। तो देखिए, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थतावाद है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। गुटनिरपेक्षता जो है वो तटस्थतावाद नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ, यानी कि जो तटस्थ देश होते हैं उनका अर्थ ये होता है युद्ध के ना होने या होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि तटस्थवाद देश वो होते हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर या किसी देश के बीच में कोई युद्ध हो रहा हो या ना हो रहा हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह युद्ध में हिस्सा भी नहीं लेते हैं, ना ही उसको समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाते हैं। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से विश्व से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसा नहीं था। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो तटस्थतावाद नहीं है। अगर गुटनिरपेक्षता की बात करें तो इसमें सम्मिलित सभी देशों ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया। यानी कि जो सोवियत संघ और अमेरिका जो था, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन उसे शांत करवाने के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए, जिसकी वजह से लाओस और कंबोडिया में इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम का समर्थन किया। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित जो देश थे, जब इन्हें लगा कि शीत युद्ध जो है, मतलब शीत युद्ध जब 1991 में ख़त्म होने को आया तो उस दौरान जो परमाणु परीक्षण संधियाँ हुई थी उनका गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों ने समर्थन किया। वहीं इनके जो गलत कदम थे उनका विरोध किया, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध, बर्लिन की नाकेबंदी, इन सभी का इन्होंने क्या किया, आलोचना की। ठीक है, तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थतावाद नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। यानी कि शीत युद्ध जब समाप्त हो गया
तो लोग ये कहने लगे, राजनीतिक ये कहने लगे कि भाई अब तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए इसका विकास हुआ था, तो शीत युद्ध तो खत्म हो गया, अब इसे समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन बने रहना चाहिए? अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह तो लग गया, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी बने रहना चाहिए, क्योंकि कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं अभी ऐसी हैं जिनसे केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही सामना कर सकता है, ठीक है। यानी कि अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही सामना कर सकता है, ठीक है। तो उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या है कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो वैश्विक स्तर पर एक ही महाशक्ति रहेगी, कौन सी? अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिकी वर्चस्व को रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जरूरी है। तो देखिए शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जो कि अमेरिका थी। अमेरिकी महाशक्ति के वर्चस्व को रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिकी वर्चस्व को रोकने के लिए एवं अल्पविकसित देशों के विकास के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। यानी कि वैश्विक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे WTO, ठीक है, IMF, जितने भी UNO के जो संगठन है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अमेरिकी वर्चस्व को रोकने के लिए इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आर्थिक सहयोग एवं विकास। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही देशों के बीच में आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ा सकता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये इसके पॉइंट देखते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरे विकासशील देश तथा नव स्वतंत्र देशों को एक आर्थिक सहयोगी के रूप में तथा उनकी सुरक्षा और विकास के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक भूमिका निभाता है। यानी कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन भी हो गया, उसके बाद जो नए नए नव स्वतंत्र देश उभरे थे, उनके आर्थिक सहयोग के रूप में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अति आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर शांति को बढ़ावा देने के लिए, नव स्वतंत्र देशों के विकास के लिए, छोटे छोटे देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, पर्यावरण तथा आतंकवाद जैसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए, यानी कि पर्यावरण जैसी जो प्रदूषण होता है उससे संबंधित समस्याएं, और आतंकवाद जैसे पाकिस्तान है, अमेरिका आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, तो ऐसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बने रहना चाहिए, ये अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में दोनों में ही पूछा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित 6 मार्क्स के प्रश्न की। तो 6 मार्क्स का प्रश्न है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्णन कीजिए और आलोचना कीजिए। यानी कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है वो क्या है, और आलोचक जो है वो इसकी आलोचना क्यों करते हैं। या फिर इसी प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर भारत को क्या क्या फ़ायदे हुए, एवं आलोचकों का मानना है कि भारत के द्वारा यह नीति एक छलावा है, आप यह कैसे कह सकते हैं। तो एक ही प्रश्न को 3 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का पहले हम वर्णन करेंगे, उसके बाद इसकी आलोचना देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति। ये टॉपिक हो गया हमारा भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, और पॉइंट हो गया हमारा दोनों महाशक्तियों से फ़ायदा उठाना। अब देखिए भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वही इसकी आलोचना है, ठीक है। तो आलोचना किस तरह से होगी अभी हम देखेंगे। पहले भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति देखते हैं। दोनों महाशक्तियों से फ़ायदा उठाना, यानी कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर दोनों ही महाशक्तियों से फ़ायदा उठाया। ज़रूरत पड़ने पर भारत ने अमेरिका से तथा सोवियत संघ से भी फ़ायदा उठाया है, इसीलिए भारत की इस नीति को अवसरवादी नीति कहा जाता है। दोनों ही महाशक्तियों से फ़ायदा उठाना, इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है वो कुछ इस तरह से है कि वो दोनों ही महाशक्तियों से फ़ायदा उठाता है, समय पड़ने पर अमेरिका से और सोवियत संघ दोनों से ही फ़ायदा उठाता है, इसीलिए इस नीति को अवसरवादी नीति कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ
अब देखिए जो ये अवसरवादी कहते हैं, यानी कि अवसरवादी नीति के तहत क्या होता है, भारत ने शीत युद्ध के दौरान जिस गुट से मदद मिल सकी उस गुट से मदद ली। जैसे 1964 और 1965 के अकाल के दौरान भारत ने अमेरिका से गेहूं का आयात किया और 1977 में सोवियत संघ के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम किया। ठीक है, तो इसलिए इस नीति को अवसरवादी नीति कहा जाता है। हालांकि ये पॉइंट आलोचना में है, आप इस पॉइंट को यहाँ पे भी डाल देंगे। ठीक है, फिर आता है कि स्वतंत्रता बनी रहना, यानी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, दूसरे पॉइंट का, कि स्वतंत्रता बनी रहना। भारत एक ऐसा देश है जो कि शीत युद्ध के शुरू होने के साथ ही आज़ाद हुआ था। भारत ने यह निर्णय लिया कि वह अपने वर्षों से प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम जो जितने भी हुए थे, कई वर्षों तक ये चले थे, तो अपने वर्षों से प्राप्त स्वतंत्रता को किसी और देश के हाथों में नहीं सौंपना, ये सोच लिखा है। ठीक है, तो इसको भूल जाइए, यहाँ पे लिखा है नहीं सौंपना चाहता था और वह स्वतंत्र बने रहना चाहता था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों के साथ मिलकर आर्थिक सामाजिक विकास करना चाहता था। यानी कि भारत अपनी बागडोर, अपनी जनता की बागडोर, अपनी सरकार की बागडोर किसी और देश के हाथ में नहीं सौंपना चाहता था, वह स्वयं स्वतंत्र बने रहना चाहता था और गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित जितने भी देश थे उनके साथ मिलकर आर्थिक व सामाजिक विकास करना चाहता था। तो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति यही है कि दोनों महाशक्तियों से फ़ायदा उठाना, यानी कि अवसरवादी और अपनी देश की खुद की स्वतंत्रता बनी रहे। अब बात करते हैं भारत की गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना। अब देखिए जो लोग आलोचना करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको भारत की गुट निरपेक्षता नीति बताई, वही इसकी आलोचना है। अब आलोचना किस तरह से करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना करने वाले आलोचक कहते हैं कि ये जो नीति है भारत की गुट निरपेक्षता की नीति, ये बहुत ही सिद्धांत विहीन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे वो उदाहरण देते हैं, 1959 में मिस्र ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण कर दिया तो इंग्लैंड ने मिस्र पर आक्रमण किया, भारत ने इस आक्रमण की आलोचना की। यानी कि 1959 में जब मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिससे कि इंग्लैंड को घाटा हुआ और इंग्लैंड ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, तो भारत ने इस आक्रमण की आलोचना की। ठीक है, वहीं जब 1979 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो भारत ने इसकी आलोचना नहीं की। क्यों? क्योंकि भारत सोवियत संघ का उस समय मित्र बना हुआ था। तो इसलिए आलोचक कहते हैं कि 1959 में जब मिस्र की स्वेज नहर को लेकर ये जो आक्रमण हुआ था इसकी आलोचना की, और जब 1979 में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया इसकी आलोचना नहीं की, क्योंकि वह सोवियत संघ का मित्र था। तो इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति सिद्धांत विहीन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा भारत की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन कैसे है। अब बात करते हैं, आलोचक कहते हैं कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति अवसरवादी है। तो ये अवसरवादी किस तरह से, ये तो बता ही दिया, फिर भी देख लीजिए कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान जिस गुट से मदद मिल सकी उस गुट से उसने मदद ली। यानी कि भारत का अपना कोई एक मित्र नहीं था उस शीत युद्ध के दौरान, वो अमेरिका से, सोवियत संघ से, दोनों से ही मदद लेता था। अब देखिए कैसे, 1964 से 65 के दौरान भारत में अकाल पड़ गया था। उस अकाल के दौरान भारत जो अमेरिका था, अमेरिका से भारत ने गेहूं का आयात किया। वहीं 1977 में जब सोवियत संघ के साथ भारत ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम किया था। तो इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारत जो है उसकी गुट निरपेक्षता की नीति अवसरवादी है, वो जिससे मदद मिल सकती है उससे मदद लेता है। उदाहरण के लिए 1964, 65 एंड 1977। ठीक है, तो भारत की गुट निरपेक्षता नीति क्या है और इसकी आलोचना आप किस तरह से करेंगे, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न। अब हम बात करेंगे नई आर्थिक विश्व व्यवस्था का वर्णन, यानी कि हमारी जो नई इस चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि नई आर्थिक विश्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम वर्णन किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं। तो देखिए शीत युद्ध के दौरान जो तीसरी दुनिया यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ये जो बनाया गया था, उसमें जो भी देश सम्मिलित हुए थे वो हाल ही में आज़ाद हुए थे। यानी कि देखिए हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि शीत युद्ध के दौरान जो तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित लगभग सभी देश अभी अभी आज़ाद हुए थे और वे गरीब थे तथा अल्प विकसित थे। उस समय उनके सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास करना थी
तथा देश की गरीबी को जाल से बाहर निकालना था, यानी कि देश जो था उसको गरीबी के जाल से बाहर निकालना था। इसी कारणवश तीसरी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित जितने भी देश थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इस समस्या को लेकर आवाज़ उठाई और मांग की कि उन्हें विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे अधिकार मांगे जिससे वे अपने देश का विकास कर सकें। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसी मांग को देखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, वो क्या था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक रिपोर्ट पेश की गई। यानी कि ये जो सम्मेलन बुलाया गया था UNCTD का, इसमें एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रणाली में कुछ सुधार किए गए। अब वो सुधार क्या थे, यही सुधार जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए ये सुधार कौन कौन से हैं। अल्प विकसित देशों को अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होगा, यानी कि जो देश अभी आज़ाद हुए हैं, अल्प विकसित हैं, उन देशों का अपने संसाधनों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा, उनके देश पर कोई राज नहीं करेगा। अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका मिलेगा, यानी कि अल्प विकसित देश जो हैं वो अपनी वस्तुओं को, अपने सामान को, अपने उत्पादित माल को दूसरे देश में जाकर विदेशों में व्यापार करने का उन्हें मौका दिया जाएगा। विकसित देशों में मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की कीमत कम होगी, यानी कि विकसित देशों से जो अल्प विकसित देशों में प्रौद्योगिकी मंगाई जाती है, जो सामान मंगाया जाता है, उसकी कीमत वहाँ के देश के अकॉर्डिंग अल्प विकसित देशों में कम होगी। अल्प विकसित देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में विकसित देशों जितना महत्व प्रदान किया जाएगा, यानी कि जितना महत्व विकसित देशों का है उतना ही महत्व अल्प विकसित देशों को मिलेगा। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में। ठीक है, तो ये जो नई पॉलिसी आई थी, कौन सी? ये वाली, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये 4 बातें कही गई थी। ठीक है, तो ये थी आपकी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नई आर्थिक विश्व व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्न और गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यहीं पे आज का ये वीडियो भी ख़त्म होता है और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर 2 के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।